हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों को मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग आज क्लास 11 का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ओके, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको है। इसके बारे में आराम से धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको आराम से हम समझेंगे क्योंकि ये हम लोग का बहुत इजी चैप्टर माना जाता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो हम आपको काफी कुछ ट्रिकी चीज से बताएंगे जिससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको है? हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे क्या, कि कोई भी एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म में रहे इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग का a b और जो c है वो कोई भी बिलोंग्स टू r होता था, कोई भी रियल होता था। ठीक है, तो ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हम लोग सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो इसका रूट्स क्या क्या होता था? इसका रूट्स हम लोग होता था क्या, अल्फा और बीटा, ये होता था इसका रूट्स। ठीक है, अब रूट्स हम निकालते कैसे थे? तो इसका फॉर्मूला था क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला से हम लोग इस रूट्स को निकालते थे अल्फा बीटा, और बोलते थे क्या कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है। यहां पे हम लोग को जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते थे, डी। ओके, डी बोलते थे, मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। और हम लोग ये भी बोलते थे कि अगर हम लोग का डी ग्रेटर देन 0 होता था तो बोलते थे कि जो भी इसका रूट्स अल्फा बीटा है वो हम लोग का रियल रूट्स होगा, लेकिन ये दोनों अनइक्वल होगा। ठीक है, और अगर डी हम लोग इज इक्वल टू 0 आता था तो हम बोलते थे कि ये रियल रूट्स देगा, बट या फिर और इक्वल रूट्स देगा। और अगर डी हम लोग का लेस देन 0 आता था तो बोलते थे कि जो भी रूट्स देगा वो देगा इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स एंड अनइक्वल। ठीक है, हम लोग ये चीज पढ़े थे। अब बात है, अब हम लोग जानते हैं कि जब डी हम लोग का लेस देन इक्वल टू 0 आता था तो हम सीधा बोलते थे कि वो इमेजिनरी रूट दे रहा, या फिर जो से रूट्स है वो इमेजिनरी रूट्स है। लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि हम लोग इसका सॉल्व हम जानते नहीं थे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कि अगर मैं जहां डी इज लेस देन 0 आया तो हम लोग छोड़ देते थे, बोलते नहीं इसका रूट्स इमेजिनरी आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जानना बहुत जरूरी है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जान लेंगे ना तो आराम से सॉल्व कर लेंगे कि इमेजिनरी रूट्स होता क्या है। अब बात आता है कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको है? ठीक है, हमें पास अगला इक्वेशन है कि x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स यहां पर x² का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग को, 4। और अगर आगे हम और सॉल्व करें तो ये x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2, अंडर रूट 4 मतलब प्लस माइनस 2। समझ गए? मतलब ये क्या, ये जो भी x का वैल्यू आया वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, दैट में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा ये प्लस माइनस 2 है वो एक रियल रूट है, क्योंकि अगर इसको हम यहां पर वैल्यू डालते हैं तो ये मैं 4 ही दे रहा है, 4 देगा। तो ये सिंपल चीज है कि ये x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। समझ गए, क्योंकि ये इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा।
अगर हम लोग पास कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1, और यहां से एक्स का वैल्यू क्या हम लोग आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या, √-1। अब क्या ये -1 इसका सॉल्यूशन देगा, कभी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। दैट मीन्स यहां पे अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर रखें ना तो हमेशा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सपोज हम इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल -1, इसमें क्या हम लोग कभी भी रियल नंबर इसमें सेटिस्फाई करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रियल नंबर का स्क्वायर है तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ क्या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब किसी का स्क्वायर है तो वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम x का जगह रख दें -1 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ +1 डालें तो 1 इक्वल टू -1, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू डालेंगे x का ना, कोई भी रियल नंबर ना, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि कोई भी रियल नंबर का अगर हम जब भी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब बात आता है कि जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो है क्या, ठीक है, जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये है क्या, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आया। अब यहां देख रहे हैं, यहां पर कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे एक्सेप्ट रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट रियल नंबर। अब आप जैसे ये आप क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट रियल नंबर, हाँ, क्योंकि x का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा √-1 आएगा। अब जो ये वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि रियल नंबर कभी नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, और जो ये √-1 हो ना, -1 है, उसको मैं डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। जो हम लोग √-1 हुआ ना, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, IOTA। आयोटा क्या हुआ, √-1। यहां तो सिंपल समझ गया। तो आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ये भी हो सकता है। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन अब आता है हम लोग का कि अगर इस इमेजिनरी नंबर में अगर कोई रियल नंबर को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे, जैसे कि ये तो मैं आई है, अगर मेरा कोई बी रियल नंबर है, कोई बी मेरा रियल नंबर है, और आई को बी के साथ लिखेंगे ना, तो जो मेरा ये फॉर्म आएगा, जो मेरा ये फॉर्म बनेगा ना, ये भी हम लोग बनेगा इमेजिनरी नंबर, ये भी हम लोग का इमेजिनरी नंबर बनेगा। हालांकि हम लोग यहां पर रियल नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं, मतलब इमेजिनरी। अब ये समझिए कि इमेजिनरी नंबर के साथ अगर कोई रियल नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो पूरा नंबर बनता है ना, वो होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे 2 में रियल नंबर है, 2 में रियल नंबर है, और आई में इमेजिनरी नंबर है, तो अगर दोनों को लिखे प्रोडक्ट फॉर्म में 2i, तो ये जो नंबर बनेगा ना, ये बनेगा मेरा इमेजिनरी नंबर। सपोज -5 इफ में कोई रियल नंबर और i में इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो जब दोनों को लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में ना -5i, तो ये पूरा नंबर होगा, ये मेरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए, अगर हम लोग
दूसरा रियल नंबर को इस रियल नंबर के साथ ऐड कर दे। मतलब कि अभी तक हम क्या बोले कि b बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर था, अब बोल रहे हैं कि इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और b तो मेरा रियल नंबर है ही। तो अगर a को हम इस नंबर से ऐड कर दे, मतलब इसको हम ऐसे लिख दे a प्लस आई बी, तो जो मेरा ये इक्वेशन हुआ ना, इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया? कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कि अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इन विच a एंड b बिलोंग्स टू r, जिसमें a और b रियल नंबर हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो, जैसे कि लेते हैं, अगर हम बोले कि -2 प्लस 5i, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये a प्लस आई बी का फॉर्म में है, जिसमें a -2 है और b 5 है। अगर हम बोलेंगे कि 9 - 3i, तो ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। 9 a प्लस आई बी, जिसमें a 9 है और b क्या है? -3 है। कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं z से। z क्या है? a प्लस आई बी। समझ में आ गया? हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। a प्लस आई बी को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया z क्या है? बुक में आपका बहुत जगह z लिखा हो रहेगा, कोई इक्वेशन नहीं बोलेगा कि बिलोंग्स टू z, मतलब वो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना कि a प्लस आई बी लिखा हो रहेगा, सिर्फ सिंपल z लिखा रहेगा। तो z मतलब होता है z जहां पे, मतलब वो a प्लस, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब यहां पर क्या है? यहां पे हम लोग का a क्या है? a हम लोग क्या है? a इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ओके। और b क्या है हम लोग का? b क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हम क्या किए? हम z को a प्लस आई को रिप्रेजेंट किया z से, तो जिसमें a क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है ना, a तो मेरा रियल नंबर है, तो रियल पार्ट ऑफ z है, और b क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब जो मेरा इमेजिनरी नंबर के साथ जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म है, वो इमेजिनरी पार्ट हो गया z का, और a क्या हुआ? रियल पार्ट हो गया z का। समझिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं? जैसे कि अगर मेरे पास इक्वेशन है, सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है, बोलेगा सपोज ये इक्वेशन लिया हम लोग, जो भी हम लिए थे, -2, सपोज z इक्वल टू -2 प्लस 5i है। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z कौन है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या कौन सा है? तो -2 है हम लोग क्या? रियल पार्ट ऑफ z, और 5 क्या हम लोग का? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। समझ में आ गया? रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसको बोलते हैं? दैट मतलब क्या कि जो मेरा इमेजिनरी नंबर के साथ में जो भी रियल नंबर है, उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या भी इमेजिनरी नंबर ऑफ z, जो भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी नंबर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है कि z का इमेजिनरी नंबर क्या 5 है, और फिर रियल क्या है? -2। जैसे कोई क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन है हम लोग का, बोलेगा कि कुछ भी -1 - i, ठीक है, ये z इक्वल टू -1 i है, ठीक है, z इक्वल टू -1 - i है। तो बोलेगा इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है? तो रियल पार्ट कौन सा है? मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या कौन सा है? -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन सा है? ये भी -1, क्योंकि -i मतलब क्या? -i into 1। समझ में आ गया कि रियल पार्ट ऑफ और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि हमको आप बताइए, क्या 5i मेरा, अगर सिर्फ हमने 5i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप बोलेंगे कि ये तो a प्लस आई बी का फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे हाँ ये a प्लस आई बी का फॉर्म में है। कैसे?
इसको हम लिख सकते हैं ना a इंटू 0 प्लस 5i लिख सकते हैं, जिसमें रियल पार्ट क्या है a इंटू 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 5i। तो ये मैं a प्लस आई बी का फॉर्म में आ गया ना, मतलब ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई क्वेश्चन करते 5i क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ, क्योंकि ये a प्लस आई बी का फॉर्म है जिसमें a क्या है 0 है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। कोई हमसे ये भी बोले, तो अगर कोई हमसे ये भी बोले क्या आप हमको बोलिए कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लेक्स का नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये में रियल नंबर है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस आई 0 आई इंटू 0, तो a प्लस आई बी का फॉर्म में हो गया। ये मैं 3 में रियल नंबर है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस आई बी का फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर है। एक चीज आप बताते हैं कि जो मैं z है a प्लस आई बी को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें a क्या हम लोग पता है बोला है, a क्या है रियल पार्ट ऑफ z और b क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, तो अगर सब चीज का मैथ में जितना कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, तो वो सब कुछ का वो सब एक सेट होता है किसी किसी चीज का। तो अगर हम बोल दें कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं, या सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं या तो ऐसे करके, यहां पर छोटा सा ये दे दें, या हम लोग का कैपिटल सी, ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z1 z2 z3 z4 को कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबका सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, या तो कैपिटल सी बोलते हैं, या तो ये सी में एक यहां पर लाइन दे दें, ये हम लोग का सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर आगे कुछ और जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अभी तक क्या देखिए कि अगर कोई भी इक्वेशन मेरा a प्लस आई बी का फॉर्म में आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं z से, जिसको z से डिनोट करते हैं, इन विच a क्या होता है, a हम लोग होता है रियल पार्ट ऑफ z और b हम लोग होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं या तो ये c से या फिर दिस वन से। इसको हम रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स को डिनोट करते हैं, तो ये क्या चाहिए, a प्लस आई बी है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें a और b क्या है, बिलोंग्स टू R हो गया। ओके, हम और क्या पढ़े कि आयोटा का वैल्यू क्या होता है, -1 का अंडर रूट, ये भी पढ़े। अब हम लोग चलते हैं आयोटा के बारे में थोड़ा डिटेल पे, थोड़ा डिटेल चलते हैं कि आयोटा को रिप्रेजेंट किसी भी इक्वेशन कैसे करते हैं। तो आयोटा में और पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग i इक्वल टू -1 है, अगर हम लोग इसको इसमें एक और बढ़ा दे, मतलब i स्क्वायर कर दे, या फिर ये भी बोलते हैं कि अगर इसको हम लोग एक i दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर i स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 का ये अंडर रूट, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। क्या किए, दो संख्या i से इंटू कर दिए, तो i का वैल्यू -1 था ना अंडर रूट, तो ये -1 अंडर रूट कर दिए, ऐसा i स्क्वायर हो गया, वैल्यू आ गया -1। अगर हम लोग i क्यूब कर दें, मतलब एक हम लोग क्या किए, एक और i को दोनों साइड इंटू कर दिए, तो इधर तो i क्यूब हो गया, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1 इंटू i, मतलब हो जाएगा -i। अगर फिर से हम लोग i को दो तरफ से इंटू कर दें, दो तरफ से हम लोग इंटू कर दें i को, तो इधर तो हो जाएगा i का पावर 4, और इधर क्या हो जाएगा -i इंटू i, मतलब माइनस i स्क्वायर, और i स्क्वायर वैल्यू क्या चाहिए, -1 है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, -1 मतलब 1। फिर से अगर हम दोनों साइड i से इंटू कर दे तो इधर हो जाएगा i का पावर 5, इधर क्या हो जाएगा
1 इंटू आई, मतलब आई हो गया। फिर से दो से हम आई से इंटू कर दे तो इधर हो जाएगा आई का पावर 6 और इधर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग हो जाएगा आई इंटू आई, मतलब क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का -1। फिर से अगर दो साइड हम आई से इंटू करें तो इधर हो जाएगा आई का पावर 7 और इधर क्या हो जाएगा -1 इंटू आई, मतलब हो जाएगा माइनस आई। और अगर हम एक बार और आई का आई से इंटू करें तो दोनों साइड हो जाएगा आई का पावर 8, ऐसा क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू आई, तो माइनस आई का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि जो मेरा आई का वैल्यू है, स्टार्टिंग आई को तो अंडर -1 था, तो देखिए कि जो भी मेरा आई हो गया आई स्क्वायर हो गया आई का पावर 3 हो गया, तो ये हमेशा 4 का मल्टीपल में, या बोले कि ये 4 टाइम्स में ये वैल्यू सेम दे रहा है। जैसे कि आई का पावर जब 1 था, ओके, आई का पावर 1 था, आई का पावर 1 और आई का पावर 5 दोनों का वैल्यू सेम है। आई का पावर स्क्वायर और आई का पावर 6 का दोनों वैल्यू सेम है, -1 आई का पावर 3 और आई का पावर 7 का वैल्यू सेम है, -i, और आई का पावर 4 आई का पावर 8 का वैल्यू सेम है, 1 और 1। मतलब क्या बोल सकते हैं कि हर ये 4 का मतलब 4 का मल्टीपल में इसका वैल्यू सेम दे रहा है। कहने मतलब क्या है कि जो मेरा वैल्यू आई में है, जो मेरा वैल्यू आई का पावर 1 में है, वही मेरा वैल्यू क्या हो रहा है कि आई का पावर 5 में दे रहा है, तो मतलब वही वैल्यू मेरा आई का पावर 9 में देगा, वही वैल्यू आई का पावर 13 में देगा, ठीक है, वैसे आगे बढ़ते जाएगा। मतलब आई का पावर 1 और आई का पावर 5 आई का पावर 9 आई का पावर 13 का वैल्यू सबका सेम होगा, क्या होगा आई। वैसे हम ये देख रहे हैं कि आई का पावर 2 किसके बराबर हो जा रहा है, आई का पावर 6 जो कि बराबर आई का पावर 10 जो कि बराबर आई का पावर 14, ऐसे ही जा रहा है, जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है -1। हम कैसे देख रहे हैं कि आई का पावर 3 किसके बराबर है, आई का पावर 7 आई का पावर 11 आई का पावर 15, ऐसे ये बढ़ते जा रहा है, जिसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हम लोग का है क्या -i। और हम क्या देख रहे हैं कि आई का पावर 4 इज इक्वल टू आई का पावर 8 इज इक्वल टू आई का पावर 12 इज इक्वल टू आई का पावर 16, जिसका वैल्यू क्या है 1। मतलब हर ये 4 टाइम्स में एक वैल्यू दे रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल में ये एक वैल्यू दे रहा है, ये बोल सकते हैं। याद है, क्लियर है, कोई दिक्कत? हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं कि जो भी आई का पावर है उसका 4 मल्टीपल में वो वैल्यू सेम देगा, सेम दे रहा है, तो हम इसको हम ऐसे लिखें, ओके, ये समझ लें। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, अगर बोलेगा आपके पास कि बताइए कि आई का पावर सपोज 27, वैल्यू क्या होगा। अब आई का पावर 27 का वैल्यू क्या होगा। अब इतना हम देखेंगे कि 2 का मल्टीपल में आ रहा है कि 1 में आ रहा है कि 3 में आ रहा है कि 4 में आ रहा है 27, उतना नहीं देखेंगे। तो ऐसे क्या करते हैं, हम क्या बोले कि 4 का मल्टीपल में आना चाहिए इस चारों में, मतलब 1 2 3 4 इसका 4 का मल्टीपल में आना चाहिए आई की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पावर 27 है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 या 24 बचा 3 रिमाइंडर 3। तो हम आई का पावर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई का पावर 4 into 6 plus 3 लिख सकते हैं। ध्यान रखिए हम 4 का मल्टीपल नहीं है, हमेशा 4 के से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 4 का मल्टीपल में सेम वैल्यू देता है, हमको ये पता है कि आई 4 का मल्टीपल में सेम वैल्यू देता है। तो इसको हम लोग क्या करें 4 into 6 plus 3 लिखें, जिसमें 3 का रिमाइंडर है। अब इसे तोड़ते हैं,
तो आई का पावर 4 का पावर 6 लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और किसी पावर प्लस ऐड, किसी पावर ऐड में मतलब किसको क्या लिख सकते हैं, इंटू आई का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि 4 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगा वापस। या फिर इसको ऐसे समझिए अभी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 इंटू आई का पावर 3 लिख सकते हैं। अब फर्दर इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर 6 इंटू आई का पावर 3। अब हमको ये पता है कि आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, हमेशा आई का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। मतलब ये वैल्यू क्या, 1 का पावर 6। और आई का पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, आई का पावर 3 का वैल्यू होता है क्या, माइनस आई, तो ये माइनस आई। अब 1 का पावर 6 या कुछ भी, तो इसका वैल्यू 1 ही होता है ना, इनटू माइनस आई, इसका वैल्यू क्या है, माइनस आई। मतलब आई का पावर 27 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस आई। समझ में आ गया? यहां पे नोटिस कीजिए कि जो भी इसका वैल्यू आ रहा है वो इसका सिर्फ और सिर्फ इसका जो रिमाइंडर उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि रिमाइंडर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये वैल्यू पे डिपेंड कर, जो रिमाइंडर आया इस पे डिपेंड कर रहा है, उस पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आई का पावर 27 किसके बराबर होता है, आई का पावर 3। ये भी सही है, ये भी सही है, आई का पावर 3, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस आई। हम इसको क्या 4 से डिवाइड, जो रिमाइंडर हुआ उस पे पावर कर दिए, बोले इसका वैल्यू डायरेक्ट हो गया। जैसे अगर हम बोले कि बोलिए आई का पावर 31, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आई का पावर 31 का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले 31 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 7 28, रिमाइंडर 3। तो हम इस रिमाइंडर का 3 है ना, तो हम इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, आई का पावर 3। आई का पावर 3 मतलब माइनस आई। जैसे अगर कुछ भी ना दिक्कत नहीं है, सपोज आई का पावर हम लोग बोलेंगे 999, इसका वैल्यू क्या होगा, तो कुछ 999 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16, 3 9 और 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर आ गया 3। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे आई का पावर 3, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आई। वैसे अगर हम आई का पावर सबसे पहले आई का पावर कुछ भी रहा, सपोज कि अगर हम लोग का आई का पावर 42 है, सपोज 42 है, तो ये क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड करेंगे आई से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो इसका वैल्यू क्या, आई का पावर 2, मतलब ये वैल्यू आई का पावर 2 क्या होता है हम लोग का, -1। अब आई का कोई वैल्यू होगा आपको आराम से फाइंड कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, बस रिमाइंडर का पावर लिख देना, जो रिमाइंडर उसका पावर लिख देना, उसका वैल्यू वही होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो सिंपल था, अगर मान लिया आई का पावर है -27, अगर आई का पावर है -27, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो ऐसे सेम ही नहीं है, इसको तो ऐसे कर भी नहीं सकते। तो मतलब आई का पावर किसी पावर में माइनस हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, 1 बाई हो जाता है, तो 1 बाई आई का पावर 27 हो गया। और आई का पावर 27 का वैल्यू क्या था हम लोग का, माइनस आई, मतलब ये क्या 1 बाई माइनस आई आ रहा है। वैसे जैसे सेम किए, जैसा सेम प्रोसेस वैसे ही समझ निकल माइनस आई, तो ये 1 में माइनस आई आ रहा है, तो जब भी 1 में माइनस आई है तो इसको हम लोग करेंगे, एक आई से ऊपर में इंटू कर देंगे, एक आई से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो सब लोग क्या आ जाएगा, आई बाई माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, -1, मतलब माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा आई। वैसे अगर बोलेगा आई का पावर -37 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, आई का पावर -37 है, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई आई का पावर 37। अब 37 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई का पावर 37, तो 37 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये क्या आ जाएगा, 4 9 36, 1 रिमाइंडर आ गया 1, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, सब होता है 1 बाई आई, 1 है ना, मतलब आई का पावर 1 हो गया ना, आई का पावर 1, रिमाइंडर तो 1 है, तो आई का पावर 1 मतलब 1 ही होगा, आई ही होगा। समझ में आ गया? अब नीचे आई तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई से इंटू कर देंगे, तो जगह आई बाई
आई स्क्वायर मतलब माइनस आई 1 बाय आई का पावर माइनस के सामने वैल्यू क्या है माइनस आई। समझ में आ गया। अब ऐसे आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर आता है कि बोलिए, जैसे क्वेश्चन अगर आता है हम लोग का, ये तो सिंपल क्वेश्चन था हम लोग का। और क्वेश्चन आता है कि आई का पावर सपोज 9, आई का पावर 9 प्लस आई का पावर 19 का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या, आई का पावर 9 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब आई का पावर 1। और जब 19 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। मतलब इसका आई का पावर 19 क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 3। अब आई का पावर 1 तो आई ही होगा, और आई का पावर 3 क्या होता है, माइनस आई। तो वैल्यू क्या 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां मतलब सपोज माइनस होता यहां पर, अगर यहां माइनस होता तो यहां भी माइनस हो जाता। अगर यहां प्लस हो जाता तो जगह 2 ये हो जाता क्या, 2i हो जाता। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां माइनस में होता तो कुछ नहीं, अगर माइनस होता तो होता क्या, आई का पावर 9 माइनस 1 बाई का पावर 19 हो जाता। फिर वैसे सेम प्रोसेस हम सॉल्व करते, दिक्कत नहीं होता, सेम प्रोसेस सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर है। यहां तक कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग आते क्या, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर मैं कोई Z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस आई बी, और Z2 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आई वाई, तो अगर हम लोग का Z1 इक्वल टू Z2 रहा, अगर Z1 इक्वल टू Z2 अगर हुआ, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब क्या कि a इक्वल टू x हो जाएगा, Z1 का रियल नंबर और Z2 का रियल नंबर बराबर होगा, और फिर क्या b इक्वल टू y हो जाएगा, Z1 का इमेजिनरी नंबर और Z2 का इमेजिनरी नंबर दोनों बराबर होगा। ये मत कर दीजिएगा कि Z1 का रियल और Z2 का इमेजिनरी, या फिर Z2 का रियल और Z1 का इमेजिनरी बराबर, कभी नहीं होगा। हमेशा रियल और रियल बराबर होगा, इमेजिनरी बराबर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरा कोई Z1 इक्वल टू दिया है 2 माइनस i5 या 5i, कुछ भी 5i, और Z2 अगर दिया हुआ हम लोग का कि x माइनस 3i, तो यहां बोलेगा कि Z1 इक्वल टू Z2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब Z1 इक्वल टू Z2 मतलब क्या, 2 माइनस 5i इज इक्वल टू x माइनस 3i है, Z1 Z2 हो गया। तो हम क्या पता है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बराबर हुआ तो वो लोग रियल के साथ बराबर होता है और इमेजिनरी के साथ बराबर होता है। दैट मींस यहां से हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 आ रहा है, रियल पार्ट Z2 का रियल पार्ट Z1 का बराबर होगा, और फिर माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इक्वल टू x और माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और एग्जांपल लेते हैं, जिससे अगर दिया है कि 3 माइनस 4i बराबर अगर रहा 6 माइनस 2i, दैट मीन्स क्या कि 3 इक्वल टू 6 और माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। ये हुआ ना, ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। समझ आ गया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं। पहला क्या था हम लोग का, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। तो जब हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 प्लस Z2 करेंगे ना, जब हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 करेंगे ना, तब क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज एडेड टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज एडेड टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब क्या कि रियल पार्ट ऑफ Z1 A किसके साथ ऐड होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 X प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस X हो गया प्लस I B प्लस Y। समझ गए? मतलब हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, ना कि रियल इमेजिनरी साथ होगा, ना कि इमेजिनरी रियल के साथ होगा। कभी नहीं होगा, हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं Z1 दिया हुआ है -3 प्लस 4i और Z2 दिया हुआ है 5 माइनस 3i। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 को ऐड करेंगे, मतलब -3 प्लस 5 प्लस i क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 को एक साथ ऐड करेंगे, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का 4 प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या Z2 है तो -3। मतलब ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5 2 प्लस i, अंदर में क्या हो जाएगा, ये 4 -3 मतलब 1, मतलब 2 प्लस i आएगा इसका वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्या क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज Z1 हम दिया हुआ है -1 -2i और Z2 दिया हुआ है सपोज -5 प्लस 6i। तो Z1 का Z2 क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 एडेड टू रियल पार्ट ऑफ Z2, मतलब -1 प्लस ऑफ -5 मतलब -5, अब प्लस i अंदर क्या होगा -2 प्लस 6, तो हो जाएगा -6 प्लस i 4, मतलब -6 प्लस 4i, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये समझ के आराम से कर लीजिएगा। अब आता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना इसका जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब हाई क्लास में पढ़िएगा तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होता है, काम आता है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या कि क्लोजर लॉ, एडिशन में बता रहे हैं, पहला हम लोग क्या क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है कि Z1 अगर कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और Z2 भी कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो Z1 प्लस Z2 भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये एग्जांपल लीजिए ना, Z1 अगर ये मैं Z1 था -3 प्लस 4 है, Z2 था 5 प्लस 3 है, तो जब दोनों का हम प्रोडक्ट, जब हम दोनों को ऐड किए तो आया क्या 2 प्लस i आया, तो ये भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी a प्लस i b का फॉर्म है, तो ये भी प्लस a भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। सेकंड आता हम लोग क्या, सेकंड लॉ में होता है क्या कॉम्यूटेटिव लॉ, सेकंड लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि Z1 और Z2 और हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो दैट मीन्स Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अब इसका एक एग्जांपल समझिए कि यहां पर हम लोग जो Z का वैल्यू लेते हैं, Z1 लेते क्या -3 प्लस 4 है, Z2 लेते 5 माइनस 3 है, तो जब Z1 पर Z2 के तो 2 प्लस i आया। अब एक काम करते हैं, हम लोग Z2 प्लस Z1 निकालते हैं, Z2 प्लस Z1 निकालते हैं, तो यहां से Z2 प्लस Z1 क्या होगा 5 प्लस 5 माइनस 3i प्लस
ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा -3 + 4i। तो हमें पता है कि रियल के साइड ऐड होता है, तो ये हम लोग का ये हम लोग हो जाएगा क्या 5 - 3 प्लस ऑफ i -3 + 4, तो हो जाएगा क्या 2 + i। ये है ना वैल्यू। तो चाहे z1 + z2 ऐसे z2 + z1 बात बराबर ही है, तो ये होगा। ठीक है, थर्ड बोलता हम लोग को, थर्ड बोलता है एसोसिएटिव लो। ठीक है, थर्ड हम लोग बोलता है एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो ये बोलता है कि अगर z1 z2 z3 मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम लोग का z1 + z2 + z3 इज इक्वल टू z1 + z2 + z3। अगर हम लोग का z1 z2 z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो z1 + z2 एक साथ ऐड करेंगे, उसको फिर z3 ऐड करेंगे, इज इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट में z2 + z3। आप ऐसी कोई भी एग्जांपल लीजिए, आराम से खुद से एग्जांपल ले सकते हैं, z1 z2 z3 कुछ भी मान सकते हैं, आइए आपका आराम से बराबर हो गई। ठीक है, अब जो फोर्थ आता है, इसमें फोर्थ लॉ होता है, फोर्थ लॉ में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड कर दें, या फिर कोई 0 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दे, तो वापस हम लोग को वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। मिलेगा। सपोज ये मैं z1 ये था ना, इस पर हम कोई 0 ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी वही आएगा, z1 ही आ जाएगा। और जो फिफ्थ आता है लॉ इसका, वो हम आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या बोलता है कि सपोज कोई मैं z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है, और इसका अगर कोई एक इनवर्स है, सपोज -z। ठीक है, तो हमेशा जब z को हम लोग -z से प्लस करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा -z + z। अब वो क्या होगा, वैल्यू हमेशा देगा 0। समझ में आया, ये वैल्यू हमेशा देगा 0। तो ये 5 लॉ था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये लॉ वाले का आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और हायर क्लास में आपको ये काफी यूज आता है। ठीक है, हालांकि वहां पर आप आराम से और डिटेल पढ़ेंगे, तो ये आप समझिए। अब आते दूसरा नंबर, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। अब सेकंड नंबर आता है क्या, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये बोलता है कि अगर मैं z1 अगर रहा है a + ib, और z2 अगर रहा x + iy, तो जब हम z1 - z2 करेंगे, जब z1 - z2 करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट z2 क्या है, x है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये हो गया सबट्रैक्शन बोलता है। देखिए पहला जो है रियल पार्ट ऑफ ये z1 है, और रियल पार्ट ऑफ z2, क्योंकि z1 z2 कर रहे हैं, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है कि z1 दिया हुआ है i - 1, और z2 दिया हुआ है i + 6। ओके, तो z1 - z2 क्या होगा, तो z1 - z2 मतलब क्या, z1 - z2 मतलब क्या बोल सकते हैं कि i - 1
माइनस ऑफ आई प्लस 6, ये हुआ ना। तो ये लोग ये पता है वैल्यू क्या होता है, ये पता है वैल्यू क्या होता है कि रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 यहां रियल पार्ट क्या है, यहां पर क्या होगा, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आई माइनस 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, माइनस 1 प्लस आई लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या चाहिए, -1, ओके, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, -6, ओके, प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है 1, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -7 प्लस आई इंटू 0 मतलब -7 आ गया, ठीक, दिक्कत नहीं है, आराम से समझ गए। तो ये आया कहां से, ये समझिए, क्योंकि ये बताना जरूरी है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम जाके Z1 माना Z2 को हम लिख सकते हैं क्या, इसमें Z1 माना Z2 को हम क्या लिख सकते हैं कि Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स Z1 वैल्यू क्या चाहिए, a प्लस आई बी प्लस ऑफ माइनस एक्स माइनस आई वाई, सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी माइनस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इसमें मतलब एक, अगर हम रियल पार्ट को एक साथ लिखें तो a माइनस एक्स हो जाएगा प्लस आई बी माइनस वाई हो जाएगा, यही था ना, ओके। अब सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब हम लोग थर्ड आते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको है, होता कैसे है, तो ये जानते हैं। तो थर्ड हम लोग क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर Z1 हम लोग का a प्लस आई बी हो और Z2 हम लोग का x प्लस आई वाई हो, तो जब Z1 इंटू Z2 करेंगे, मतलब जब Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या होगा कि सिंपल जैसा हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते वैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई। अब इस पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होता है, क्या होता है कि a को इंटू करते हैं x प्लस आई वाई से, अब प्लस आई बी को इंटू करेंगे x प्लस आई वाई से। सिंपल जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस आई ए वाई प्लस आई बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी वाई। इसको और हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए एक्स प्लस आई वाई आई ए वाई प्लस आई बी एक्स। अब आई से वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस बी वाई। अब लोग रियल पार्ट लिखते हैं एक साथ और इमेजिन पार्ट लिखते हैं एक साथ, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई ए वाई प्लस बी एक्स। तो ये हो जाए मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर हम कोई Z1 का कोई वैल्यू है, कोई Z1 है सपोज 1 प्लस आई है और Z2 अगर हम लोग का 2 प्लस 3i, तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे इंटू करते हैं 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i। अब यहां से क्या हम लोग हो जाएगा 1 इंटू 2, तो 1 को पहले करेंगे सबसे इंटू 1 प्लस 3i को, अब प्लस आई 2 प्लस 3i, तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस 3i प्लस 2i माइनस 3, आई स्क्वायर वैल्यू होता माइनस, आई स्क्वायर होता -1, तो -3 हो गया। तो दैट मीन्स 2 माइनस 3 प्लस आई 3 प्लस 2, तो यहां से हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा -1 प्लस 5i, ओके। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग इस पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन
जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जाना जरूरी है। तो हम उसको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बताते बेटर रहेगा। इसका प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन कुछ लॉ होता है, जैसे कि एडिशन कुछ लॉ था। ओके, जैसे कि पहला लॉ होता है क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ होता है। तो ये बोलते हैं कि अगर मैं Z1 कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z2 भी है कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो Z1 इंटू जो Z2 होगा ना, Z1 इंटू Z2, ये भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। जैसे कि देखिए Z1 अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इसका प्रोडक्ट किए वही मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। ठीक है, दूसरा बोलता हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कि अगर मैं Z1 और Z2 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा Z2 इंटू Z1। अब इसको Z2 इंटू Z1 मतलब कि इसको हम Z2 इंटू Z1 मतलब क्या हो जाएगा, Z2 इंटू Z1 मतलब 2 + 3i और इंटू 1 + i। तो बात वही बराबर पड़ेगा ना, लास्ट में आंसर आएगा। थर्ड लॉ बनता है, थर्ड लॉ होता है हम लोग क्या, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होता है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है थर्ड। इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर Z1, Z2 और Z3 हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तब Z1 इंटू Z2, ठीक है, होल इंटू Z3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। फोर्थ प्रॉपर्टी होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी होता है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बोलता है हम लोग का कि Z1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू Z1 इज इक्वल टू Z1। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स में अगर 1 इंटू करें या फिर 1 से कोई कॉम्प्लेक्स में इंटू करें तो वापस कॉम्प्लेक्स में मिलता है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या बोलता है कि अगर मैं कोई Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स ऑब्वियसली Z -1 हो जाएगा ऊपर में। तो इस केस में हम लोग का जब Z को हम लोग Z इनवर्स से इंटू करें या फिर Z इनवर्स को Z से इंटू करें तो दोनों किसके बराबर होगा, दोनों 1 के बराबर होता है। ओके, और छठा हम लोग इसे प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बोलता है कि अगर Z1, ठीक है, Z2 प्लस Z3 रहा, मतलब Z2 प्लस Z3 में अगर Z1 को हम लोग इंटू करते हैं तो ये वापस हमको पता है वो क्या होता है, Z1 प्लस Z2, सॉरी Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। वैसे ही अगर हम लोग को Z1 प्लस Z2 रहा, उससे हम लोग Z3 को हम इंटू करते हैं तो जब ब्रैकेट ओपन तो ये क्या होता है, Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3, जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आता क्लियर है आपका। जैसे हम यहाँ 3 क्वेश्चन दिए, ठीक है, बोला कि एक्सप्रेस इन दी फॉर्म a प्लस ib का फॉर्म इसको एक्सप्रेस करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, -5i इंटू 1/8 i का पावर स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या कि -5i हो गया इंटू क्या होगा 1/8 और i का होल स्क्वायर मतलब 1/8 स्क्वायर और i स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा -5i इंटू 1/64 i स्क्वायर। ओके, अब दैट मीन्स कि -5 इंटू 1/64 इंटू i क्यूब हो गया, i इंटू i स्क्वायर i क्यूब, और i क्यूब का वैल्यू क्या होता है,
आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, मतलब ये वैल्यू हो गया -5/64 इंटू माइनस आई, मतलब ये हो गया क्या 5/64 आई। तो बोला कि a प्लस आई बी का फॉर्म है लिखने में, a प्लस आई बी का फॉर्म, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या 0 प्लस 5/64 आई। तो देखिए a प्लस आई बी ए 0 हो गया, आई बी हो गया, आई a प्लस आई बी का फॉर्म आ गया 0 प्लस आई इंटू 5/64, आई को यहां लिख दीजिए। तो a प्लस आई बी का फॉर्म आ गया। अब वैसे जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि 1/2 प्लस 2i का होल स्क्वायर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन था तो कुछ नहीं, इसको सिंपली हम लोग स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसे तोड़ देंगे, तो ये हमको हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 2i, तो ये हमको हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 4i स्क्वायर और प्लस 2i। अब 4i स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 4, 1/4 और i स्क्वायर वैल्यू होता है -1, तो -4 प्लस 2i, तो ये हो जाएगा अगर 4 एलसीएम लेंगे तो 1 - 16 प्लस 2i, तो यह -15/4 प्लस 2i, तो ये a प्लस आई बी का फॉर्म आ गया। और अगर क्वेश्चन रहा जो क्वेश्चन थर्ड है, अगर क्वेश्चन थर्ड जो है उस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड बोला है कि a प्लस आई बी का फॉर्म इसको लिखने के लिए, ठीक है, a प्लस आई बी का फॉर्म इसको लिखना बोला है, तो ये सिंपल एडिशन है ना, तो एक काम करेंगे क्या 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3i प्लस 2 प्लस 1/3i माइनस -1/2 प्लस i, तो ये तो हो गया एडिशन हो गया, तो मतलब हम रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस 2 और प्लस 1/2 हो गया प्लस i 1/3 प्लस 1/3 और -1 हो गया, ये क्या रियल पार्ट हो गया 1/2 फिर प्लस 2 और फिर माइनस और माइनस 1/2 मतलब प्लस 2 प्लस 1/2 और इमेजिनरी पार्ट प्लस करते हैं तो 1i हो गया, तो 1/3 और माइनस प्लस -1, तो इसको हम अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस i, ये हो जाएगा एलसीएम 3, तो 1 प्लस 1 -3, ठीक है, तो यहां से आएगा क्या 4 6/2 प्लस ये हो जाएगा क्या i -1/3, तो हमको ये हो जाएगा क्या 3 माइनस 1/3i, तो ये प्लस आई बी का फॉर्म आ गया। तो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, तो उसको अगर a प्लस आई बी का फॉर्म में अगर आपको लिखना हो, a प्लस आई बी का फॉर्म में लिखने के लिए आएगा तो सिंपल उसको जैसा उसको सिंप्लीफाई कीजिए, अगर इनटू का तो इनटू कीजिए, अगर प्लस में तो प्लस कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मॉडुलस एंड कंजुगेट, कि मॉडुलस एंड कंजुगेट होता क्या है, ठीक है, मॉडुलस एंड कंजुगेट। तो पहला है कि मॉडुलस, अगर हम लोग कोई जेड ए प्लस आई बी है ना, ए प्लस आई बी है, तो जो मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा क्या होता है कि अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मतलब कि क्या होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं मॉड ऑफ जेड से, ठीक है, मॉड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड और बी क्या है रियल पार्ट ऑफ बी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जैसे एग्जांपल अगर जेड इक्वल टू अगर हम लोग है 3 माइनस 2i, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4, तो अंडर रूट हो जाएगा 13, ठीक है। अब आता है हम लोग को कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग आता क्या कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सेकंड कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स होता कुछ नहीं है, क्या देखिए कि अगर z इक्वल टू a प्लस आई भी हो ना, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि i को हम लोग क्या करते हैं माइनस आई से रिप्लेस करते हैं, बस i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो होगा, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको बोलेंगे कंजुगेट नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि और इसको डिनोट करते हैं z बार से, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार हो गया, इसका क्या बोलते हैं, ये होता है a माइनस आई बी। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z बार से, और इसमें क्या होता है बस i को हम लोग माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग का z अगर रहा कि माइनस 3 प्लस आई 2i रहा प्लस 2i रहा, तो बोलेगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इसका कंजुगेट क्या होगा, मतलब z बार से क्या होगा, तो क्या होगा माइनस 3 माइनस 2i, बस i को माइनस से चेंज कर दिए। अगर हम लोग रहा सपोज कि z इक्वल टू रहा माइनस 5 माइनस 3i, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, z बार क्या होगा माइनस 5 प्लस 3i हो जाएगा। क्या क्या हम आएगा माइनस आई पुट कर देते हैं प्लस हो गया। बस क्या होता है कि जो यहां साइन है वो चेंज हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमें एक चीज यहां एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ये आता है कि जब हम लोग z का इनवर्स निकालते हैं ना, जब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z निकालते हैं तो मतलब क्या z इनवर्स बोल रहे हैं, z इनवर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इनवर्स हो गया। हम अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका बात नहीं कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z का अगर जब इनवर्स निकालेंगे तो मतलब z का इनवर्स क्या है, z इनवर्स हो गया और बन जाएगा। तो ये हम लोग होता है, ये हम लोग होता है क्या कि कंजुगेट ऑफ z बाय मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता फॉर्मूला कि किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि कंजुगेट ऑफ z बाय मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। जैसे कि अगर एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है कि सपोज हमारे पास कोई एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 माइनस 3i है, बोलेगा कि इसका मॉडुलस निकालिए या इसका कंजुगेट निकालिए और इसका इनवर्स निकालिए। तो दैट मीन इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड ऑफ z से क्या होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो जो अंडर रूट 16 प्लस 9, तो जो अंडर रूट 25 मतलब 5 आ गया, मॉड z 5 आ गया। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट होता है z बार, तो z बार क्या होता है इसका कंजुगेट, कंजुगेट से क्या होता है बस i को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं, तो बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कंजुगेट अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i हो जाएगा। अब इसका z इनवर्स निकालना पड़ेगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है कि कंजुगेट ऑफ z बाय मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो कंजुगेट कितना है 4 प्लस 3i है ना, और मॉड ऑफ z कितना है हम लोग 5 मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये अब इसको हम करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 3i बाय 25 हो गया, तो ये क्या मतलब 4 बाय 25 प्लस 3 बाय 25i, ये हो गया हम लोग का इनवर्स। समझ आ गया कि कंजुगेट क्या होता है, ये मॉडुलस हो गया, ये मॉडुलस फॉर्मूला हो गया और ये कंजुगेट हो गया। ठीक है, और ये हो गया क्या हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां तक आपको क्लियर है। ओके, तो अब आप बुक से कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।